जय हिंद छात्रों, फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नए क्लास में। तो चलिए छात्रों, हम लोग लेके आ गए हैं साइंस का एक और नया सेशन। ऐसे क्वेश्चन जो आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आप किसका उपयोग के लिए किसका उपयोग होता है। यानी अगर आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त करना हो तो आप किसका इस्तेमाल कीजिएगा। क्या आप कांच की सिल्ली का इस्तेमाल कीजिएगा, या फिर अवतल दर्पण का इस्तेमाल कीजिएगा, या फिर उत्तल लेंस का इस्तेमाल कीजिएगा, या फिर प्रिज्म का इस्तेमाल कीजिएगा। फटाफट बताइए, आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है, आप इसमें से किसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो आप सबको बताते चले, यहाँ पे जो आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है मेरे छात्रों। इसका इस्तेमाल होता है गाड़ी जो होता है, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो दांत के डॉक्टर होते हैं, दांत के डॉक्टर कान आँख के डॉक्टर जो होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद प्रिय छात्रों उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो इसका इस्तेमाल होता है आपका, तो इसका इस्तेमाल आपका होता है उत्तल लेंस का कहाँ पे, दूर दृष्टि दोष में। कहाँ पे, दूर दृष्टि दोष से जिस आदमी को बीमारी अगर होता है तो उसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल आपको क्या पता करना है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आप किसका इस्तेमाल कीजिएगा, आप प्रिज्म का इस्तेमाल कीजिएगा। किसका प्रिय छात्रों, प्रिज्म। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का जवाब। आप जानते हैं कि जो स्पेक्ट्रम है उसमें टोटल कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। 7 रंगों को याद करने का तरीका क्या है आपका, क्या होता है, विबग्योर होता है। क्या होता है, विबग्योर, ये आपका 7 रंग होता है। विबग्योर ये आपका 7 रंग होता है, याद रखने का ये तरीका है। उसके बाद चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में, एक के बाद प्रश्न संख्या दूसरे में चलते हैं प्रिय छात्रों। देखिए दूसरा प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। क्या प्रतिरोध का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा, या वोल्ट हो जाएगा, या ओम हो जाएगा, या एम्पियर हो जाएगा। फटाफट जवाब दीजिए। आप लोग को बताते चले कि एम्पियर जो है ये आपका विद्युत धारा का है। ये किसका, आपका विद्युत धारा का है। इन सभी बातों को भी आप लोग नोट करते चलिएगा। आपका एम्पियर विद्युत धारा का है। उसके बाद आपका वोल्ट जो है, ये वोल्ट आपका विभवांतर का है। किसका है, विभवांतर, ये आपका विभवांतर का है, वोल्ट विभवांतर। उसके बाद आपका जूल जो है, जूल आपका कार्य और ऊर्जा का है। किसका है, कार्य या फिर ऊर्जा का एसआई मात्रक आपका क्या है प्रिय छात्रों, जूल है। फिलहाल आपको सवाल क्या पूछा था कि प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वो आपका ओम हो जाएगा। ओम आपका ऑप्शन नंबर किसमें, सी में है। अगर आपको यहाँ से ये सवाल पूछ देता कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा, तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा। फिर चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में, 2 के बाद चलते हैं तीसरे प्रश्न में। देखिए तीसरा प्रश्न आपका छोटा सा एक आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है। बोला है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक बात है। तो विद्युत धारा का मान क्या है, यानी विद्युत धारा का मान आपको निकालने बोला है। देखिए आपको कितना बोला है, 1 मिनट, यानी टाइम आपका दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 1 मिनट। 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिनट बराबर हो जाएगा प्रिय छात्रों 60 सेकंड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका आवेश कितना दिया हुआ है, यानी कूलम दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, कितना आपका 120 दिया हुआ है। ठीक है। उसके आपको क्या बोला है कि विद्युत धारा मतलब यानी आई का मान आपको निकालने बोला है। तो आप जानते हैं एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि आई बराबर क्या होता है प्रिय छात्रों, Q अपॉन टी होता है। आई बराबर Q अपॉन टी होता है। तो Q का मान कितना है आपका 120 दिया हुआ है, और T का मान कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। जब इसको आप काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और आई यानी विद्युत धारा का ऐसे मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, यानी 2 एम्पियर हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते चले और हमारे साथ जुड़े रहें। हम लोग आप लोगों के लिए हर दिन एक से एक बढ़ के क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। चलिए इसके बाद चलते 3 के बाद चलते चौथा प्रश्न में। देखिए चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है आपका कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। परिपथ में जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा की माप आप किससे करते हैं। क्या आप वोल्ट मीटर से करते हैं, या एमीटर से करते हैं, या गैल्वेनोमीटर से करते हैं। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए। आप लोग को बताते चले कि गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल क्या किया जाता है, विद्युत धाराओं का पता लगाने के लिए। किसका, विद्युत, यानी परिपथ में विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा का पता लगाने के लिए, विद्युत धारा का, इन सभी बातों को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और आपका जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर ये किसका करते हैं हम लोग, विभवांतर। किसको मापने के लिए, किसको मापने के लिए, विभवांतर को। विभवांतर को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा कि विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो आपका विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, तो वो आपका ए मीटर से की जाती है। किससे, ए मीटर से की जाती है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी सब बातों को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। चलते हैं 4 के बाद 5वें प्रश्न में चलते हैं। देखिए 5वां प्रश्न आपको पूछा है
कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है। यानी जो हजामती दाढ़ी वगैरह बनाया जाता है नाई की दुकान में, तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? क्या समतल दर्पण का, या अवतल दर्पण का, या उत्तल दर्पण का, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। बहुत आसान से सवाल था। आप लोग को ये भी बताते चले कि जो साइड मिरर होता है ना प्रिय छात्रों, साइड मिरर यानी गाड़ियों में जो साइड मिरर होता है उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। और समतल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ पे होता है प्रिय छात्रों? इसका इस्तेमाल होता है पेरिस्कोप में होता है। कहाँ पे होता है? पेरिस्कोप में समतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। इन सभी बातों को भी आप लोग नोट करते हुए चलेगा। फिलहाल बोला था कि दाढ़ी बनाने के लिए किसका हो जाएगा? तो दाढ़ी बनाने के लिए आपका अवतल दर्पण का हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे दाढ़ी नहीं पूछ के ये पूछ देता कि एक डॉक्टर है जो आँख नाक कान का डॉक्टर है, वो कौन दर्पण का इस्तेमाल करेगा, तब भी आपका ऑप्शन नंबर बी ही हो जाता प्रिय छात्रों। फिर चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। 5 के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 6 में। देखिए प्रश्न संख्या 6 आपका बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि किस उपकरण में धन पॉजिटिव और ऋण नेगेटिव का चिन्ह नहीं होता है। यहाँ जो आपका 4 उपकरण है, एक एमीटर है, एक है वोल्ट मीटर है, एक कुंडली है और एक विद्युत सेल है। तो इन चारों उपकरणों में से किस में क्या होता है? धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो आप सबको पता है कि जो आपका एमीटर है इसमें भी होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है मेरे छात्रों। आपका जो कुंडली है, कुंडली इसमें आपका धन और ऋण का कोई भी चिन्ह नहीं रहता है, कुंडली में नहीं रहता है। आपका विद्युत सेल में भी होता है। तो आपको नहीं पूछा था और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे छात्रों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 6 के बाद 7वां प्रश्न में। 6 के बाद 7वां प्रश्न में देखिए 7वां प्रश्न आपको क्या बोल रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। आप सबको पता है कि सूक्ष्मदर्शी किसको बोलते हैं? जिससे ना छोटे छोटे चीज़ों को देखा जाता है। यानी कितना छोटा? जिसको आप अपने नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है मेरे छात्रों, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करता है? क्या अवतल दर्पण का, या उत्तल दर्पण का, या अवतल लेंस का, या उत्तल लेंस का? आप लोग फटाफट जवाब दीजिए कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका इस्तेमाल करते हैं। आप लोग को भी थोड़ी देर पहले बताया कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ होता है, आपको उत्तल दर्पण के बारे में पता है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। उसके बाद आप सबको पता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका इस्तेमाल हो जाएगा? आपका उत्तल लेंस का हो जाएगा। किसका होगा प्रिय छात्रों? उत्तल लेंस का हो जाएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में। आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे ताकि आप लोग क्या करें, जो भी इंपॉर्टेंट बात हो ना उसको नोट करते हुए चले। ठीक है प्रिय छात्रों, नोट करने का फिर आप क्या कीजिएगा, आपके पास जो फ्री वक्त रहता है उस फ्री वक्त में, फ्री टाइम में आप क्या कीजिएगा, उसको बैठ करके आप रिवाइज कीजिएगा ताकि आपके जहन में सारी बातें अट जाए। चलते हैं 7 के बाद चलते हैं 8वां प्रश्न में। देखिए 8वां प्रश्न आपको क्या पूछ रहा है कि नीला थोथा है जिसको तूतिया बोला जाता है, का रासायनिक सूत्र क्या है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको नीला थोथा पूछ दे या नहीं तो फिर आपको क्या तूतिया बोल दे, या फिर नीला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू। या फिर आपको ब्लू विट्रोल पूछ दे। क्या? ब्लू विट्रोल। ये तीनों पूछे एक ही बात है। देखिए कभी कभी आपका ना ब्लू विट्रोल को हिंदी में ही लिख देता है कि ब्लू विट्रोल का रासायनिक सूत्र क्या है। क्या आपका CuSO4.7H2 हो, या फिर CuSO4.5H2 हो, या फिर CuSO4.4H2 हो, या फिर CuSO4.10H2 हो। आप लोग फटाफट बताते चले कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। तो देखिए आप सबको पता है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा मेरे छात्रों? वो हो जाता है CuSO4.5H2। क्या हो जाता है? CuSO4.5H2O हो जाएगा इस सवाल का जवाब। यहाँ से आपका और भी सवाल बन सकता है क्या सवाल बन सकता है? आपको नीला नहीं पूछ के क्या पूछ सकता है? हरा कशिश। ये भी पूछ सकता है आपको कि बता दीजिए कि हरा कशिश का सूत्र क्या है। तो हरा कशिश का आप लोग याद रखिएगा क्या होता है मेरे छात्रों? FeSO4.7H2O, इसको आप ध्यान रखिएगा। या फिर आपको हरा कशिश नहीं पूछ के आपको ये भी पूछ सकता है श्वेत कशिश। श्वेत कशिश का आप सूत्र बताइए, तब इसका क्या होगा। इन सभी बातों को आप लोग नोट करते चलिएगा। ZnSO4.7H2O। देखिए हम लोग इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह से रिवाइज करेंगे ताकि एग्जाम में हमसे कोई भी सवाल ना छूटे। तो चलते हैं 8 के बाद 9वां प्रश्न में, क्वेश्चन संख्या 9 में। देखिए प्रश्न संख्या 9 आपका क्या है कि निम्नांकित में कौन लवण है। आपको साल्ट पूछा है। क्या पूछा है? साल्ट, यानी कौन लवण होगा। क्या आपका HCl हो जाएगा, या फिर NaOH हो जाएगा, या फिर K2SO4 हो जाएगा, या फिर आपका NH4OH हो जाएगा। तो देखिए प्रिय छात्रों, अगर आप लोग ऐसे नहीं बता पाइएगा कि कौन लवण है तो उसके लिए ना आप एक तरीका ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या आपका HCl है, इसको जब आप अगर तोड़िएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका H+ में टूटेगा। किस में टूटेगा? H+ में। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, ये अम्ल हो गया, ये आपका अम्ल हो गया। और आप जानते हैं कि जिसमें OH लगा हुआ रहता है वो आपका क्या होता है प्रिय छात्रों, वो तो आपका क्षार हो जाता है। ये बात आप सबको पता है। तो देखिए यहाँ पे भी आपका OH लगा हुआ है तो ये भी क्षार हो जाएगा, यहाँ पे आपका H लगा हुआ है तो ये आपका अम्ल हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए अम्ल हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका क्षार हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका क्षार हो गया। तो बचा कौन प्रिय छात्रों? आपका बचा ऑप्शन नंबर सी बचा। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोटेशियम सल्फेट। यही क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आपका लवण हो जाएगा। और आप लोग जरा सा ये बता दीजिए कि लवण का फॉर्मेशन कैसे होता है, लवण कैसे बनता है, किस किस के रिएक्शन से आपका लवण बनता
बनता है, किस किस के रिएक्शन से लवण बनता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए आप लोग को जो सवाल पूछा जाता है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताते, आप लोग बताया कीजिए। आप लोग सिर्फ ABCD इस तरह से कमेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग को पूछे ना कि किस किस के रिएक्शन से लवण बनता है, तो उसको आप लोग लिख करके बताइए, ताकि क्या होगा ना कि आप उस बात को कभी भूलिएगा नहीं। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में प्रिय छात्रों, 9 के बाद 10वां प्रश्न। देखिए 10वां प्रश्न आपका क्या पूछा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन किस तरह लिखा था, इस तरह लिखा था, N2 लिखा जाता है। अब इसको किस तरह से अगर आप इसको बंधन में कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से होता है प्रिय छात्रों, यानी N ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। अब बताइए नाइट्रोजन में कितना सहसंयोजक बंधन हो गया, तो 1 2 3, और 3 ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर C में है। क्या हो जाएगा इस सवाल का जवाब, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। फिर चलते हैं इसके बाद नाइट्रोजन के बाद आप लोग ये बता दीजिए, यहाँ पे आप लोग को ये बताना है कि नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए इसके बाद चलते हैं 10 के बाद चलते हैं 11वां प्रश्न में। देखिए 11वां प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या आपका CaCO3 हो जाएगा, या फिर MgSCO3 का होल 2 हो जाएगा, या फिर CaCO3 का होल 2 हो जाएगा, या फिर MgCO3 का होल 2 हो जाएगा। आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। आपको क्या पूछा है कि संगमरमर, तो देखिए संगमरमर का आप सबको पता है कि रासायनिक सूत्र क्या होता है प्रिय छात्रों, आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3 हो जाता है आपका संगमरमर का। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप लोग और बता दें इसका नाम क्या हो जाएगा आपका MgCO3, तो आपका देखिए Mg यानी मैग्नीशियम, CO3 कार्बोनेट, क्या हो गया इसका मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको बोलिएगा तो आपका क्या देखिए CaHCO3, तो यहाँ पे Ca मतलब कैल्शियम, अगर H आ जाए तो बाई हो जाएगा, CO3 यानी कार्बोनेट, तो इसका नाम हो जाएगा आपका कैल्शियम बाई कार्बोनेट। इसका अगर नाम दीजिएगा तो Mg हो जाएगा, यहाँ पे H है तो बाई हो जाएगा, और CO3 है तो कार्बोनेट हो जाएगा, यानी इसका मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट। फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या था, ऑप्शन नंबर A था। इसके बाद चलते 11 के बाद चलते 12वां प्रश्न में। देखिए 12वां प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है कि वन संपदा का एक उदाहरण है। वन संपदा का क्या उदाहरण है, क्या मिट्टी होगा, लकड़ी होगा, तांबा होगा, एल्युमिनियम होगा। फटाफट जवाब दीजिए, बहुत आसान सा प्रश्न था। और एक बात आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ना जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है उसमें सारे प्रश्न टफ नहीं रहते, कुछ ही प्रश्न ऐसा होता है जिसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी सब प्रश्न नॉर्मल ही रहता है, और आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना परफेक्ट बनते चले जाइएगा। तो बताइए प्रिय छात्रों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, तो वन संपदा किसका उदाहरण है, आपका हो जाएगा किसका प्रिय छात्रों, आपका वन संपदा लकड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा। इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। इसके बाद चलें अगले प्रश्न में, तो चलिए अगले प्रश्न में। इसके बाद चलते हैं 13वां प्रश्न। देखिए क्या पूछा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र आप बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या आपका CH3COH हो जाएगा, बताइए, या फिर आपका CH3COH हो जाएगा आपका एसिटिक एसिड या फिर आपका C6H12O6 हो जाएगा, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, या फिर आपका CH3CHO यानी एल्डिहाइड हो जाएगा। तो बताइए प्रिय छात्रों, देखिए आपको चारा बता दिए, ये आपका हो जाएगा एल्डिहाइड का, C6H12O6 आपका ग्लूकोज का हो जाएगा, आपका CH3COH आपका एसिटिक एसिड हो जाएगा। आपका बचा कौन, ऑप्शन नंबर C बचा, और ऑप्शन नंबर C ही आपका क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, यही आपका चीनी का होता है। आप याद रखिएगा किस तरह से, C12H22O11, C12H22O11। देखिए ये यहीं पे आप लोग याद कर लीजिए, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख करके भेज दीजिए C12H22O11। इस तरह क्या होगा ना कि आपको याद रह जाएगा। चलिए प्रिय छात्रों आप लोग ये बता दीजिए कि एसिडिक एसिड किस में पाया जाता है, एसिडिक एसिड किस में पाया जाता है, इस बात को भी आप लोग बताते चलिए कमेंट बॉक्स में। चलते हैं इसके बाद 13 के बाद चलते हैं 14वां प्रश्न में। देखिए 14वां प्रश्न क्या है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अब आप लोग ये बताइए कि स्वपोषी पोषण जनरली होता है किसमें है, तो स्वपोषी पोषण किसमें होता है, आप लोग जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए किसमें होता है, वो आपका पेड़ पौधों में होता है। तो देखिए उसके लिए आवश्यक क्या क्या है, क्या उसके लिए CO2 आवश्यक है, या फिर क्लोरोफिल आवश्यक है, या फिर सौर प्रकाश आवश्यक है, या फिर इनमें से सभी। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न था। देखिए आप सबको पता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आपका क्या होता है, इन सभी का होना बिल्कुल जरूरी है। तो प्रिय छात्रों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। आप लोग ये बता दीजिए कि पेड़ पौधा जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उसमें जो उसका मुख्य उत्पाद है वो मुख्य उत्पाद क्या निकल के आता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। चलते हैं 14 के बाद चलते हैं 15वां प्रश्न में। देखिए 15वां प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है, हार्मोन से प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा, क्या आपका घेंगा हो जाएगा, या बौनापन हो जाएगा, या मधुमेह हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। तो इंसुलिन की कमी से आप सबको पता है कि कौन सा रोग होता है। फिलहाल आप लोग ये बता दीजिए कि घेंगा जो होता है, ये घेंगा रोग जो होता है आपका किससे, आपका थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, किससे, थायरोक्सिन हार्मोन।
घेंगा जो होता है ये आपका थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। बौनापन जो होता है ये आपका ग्रोथ हार्मोन की कमी से। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। आपका मधुमेह जो है जिसको डायबिटीज बोलते हैं, डायबिटीज मधुमेह जिसको बोलता है, चीनी रोग जिसको बोला जाता है, यही आपका इंसुलिन की कमी से होता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिए कि इंसुलिन स्रावित कहाँ से होता है, ये भी बता दीजिए आप लोग। पेन क्रियाज कहाँ से होता है मेरे छात्रों? पेन क्रियाज से होता है, जिसको अग्नाशय बोलते हैं। और अग्नाशय को एक और नाम से जाना जाता है, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। अब आप लोग बताइए और क्या सवाल पूछ सकते हैं, ऐसे बताइए और कोई सवाल बन सकता है? अगर कोई और भी सवाल बन सकता है तो आप लोग बताइए। देखिए आपको इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? पेन क्रियाज, और पेन क्रियाज को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा मेरे छात्रों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में, 15 के बाद 16वां प्रश्न में। देखिए 16वां प्रश्न आपका क्या है, रुकिएगा थोड़ा सा आप लोग, हाँ अब आ गया। 16वां प्रश्न क्या है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? देखिए परिसंचरण तंत्र जितना सारा भी जीवित प्राणी है ना, सब में लगभग परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और उसमें क्या होता है, हमारे शरीर में जो ब्लड जो है, ब्लड जो सर्कुलेट होते रहता है, एक भाग से दूसरे भाग में जाता है, वो आपका वो जो आपका एक तंत्र होता है, सिस्टम जो होता है, उसको क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र बोला जाता है। तो जैसे मनुष्य में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, कैसा? बंद परिसंचरण पाया जाता है। हमारे अंदर कैसा परिसंचरण पाया जाता है मेरे छात्रों? बंद पाया जाता है। लेकिन कॉकरोच जो है, कॉकरोच इसमें क्या पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। कॉकरोच में क्या पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलते हैं इसके बाद ऑप्शन नंबर, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में, 17वां प्रश्न। देखिए 17वां प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है कि यूरो सेकंड जो है, यूरो सेकंड का संबंध किससे है? यूरो सेकंड का संबंध किससे है? क्या वायु प्रदूषण से है, या जल प्रदूषण से है, या मृदा प्रदूषण से है, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए आप लोग। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यूरो सेकंड जो है इसका संबंध आपका हो जाएगा किससे प्रिय छात्रों? वायु प्रदूषण से हो जाएगा। किससे हो जाएगा इसका संबंध? वायु प्रदूषण से हो जाएगा। इसका संबंध आपका हो जाता है वायु प्रदूषण से। चलिए इसके बाद चलते हैं, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस सब बात को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। चलते हैं 17 के बाद चलते हैं 18वां प्रश्न में। देखिए 18वां प्रश्न आपको क्या पूछ रहा है कि निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव अनिम्नीकरणीय, एक होता है जैव निम्नीकरणीय होता है और जैव अनिम्नीकरणीय होता है। देखिए जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ किसको बोलते हैं? जो आपका अपघटित नहीं होता है, जो आपका अपघटित नहीं होता है, यानी जो आपका सड़ता गलता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? जैव अनिम्नीकरणीय बोलते हैं। तो बताइए क्या आपका कागज आपका सरगल जाएगा तो ये आपका जैव निम्नीकरणीय हो जाएगा। आपका वहित मल जो है ये भी आपका क्या? जैव निम्नीकरणीय हो जाएगा। लेकिन आपका डीडीटी जो है ये आपका क्या हो जाएगा मेरे छात्रों? यहाँ के हिसाब से ये आपका डीडीटी है, ये क्या हो जाएगा? आपका जैव अनिम्नीकरणीय हो जाएगा। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते 18 के बाद चलते 19वां प्रश्न में। देखिए 19वां प्रश्न क्या है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। जो क्लोरोफिल वर्णक होता है उसका रंग कैसा होता है? क्या हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है, सफ़ेद होता है? तो आप सबको पता है कि इसी के मौजूदगी के कारण जो पत्तियां हैं इसका रंग कैसा होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। किसकी मौजूदगी के कारण? क्लोरोफिल की मौजूदगी के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो आप बता दीजिए कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा हो जाएगा? तो आपका हरा हो जाएगा। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हमारे शरीर में जो खून है प्रिय छात्रों, खून, इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये लाल किसकी मौजूदगी के कारण होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए हम लोग को इंतजार रहेगा। चलते हैं इसके बाद 19 के बाद चलते हैं 20वां प्रश्न में। देखिए 20वां प्रश्न आपका फिजिक्स से है। क्या बोल रहा है कि मृग मरीचिका बनने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो आपका मृग मरीचिका है ये आपका बनने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? देखिए पहले आप लोग समझिए कि मृग मरीचिका है क्या। देखिए मृग माने रास्ता होता है। जब आप अगर रास्ते से गुजरते हैं ना, कभी धूप के मौसम में क्या होता है, अभी जब धूप का मौसम है, आप कोई पक्की वाले रोड में जाइएगा तो क्या होता है कि आपको दूर में आपको ऐसा दिखेगा कि वहाँ पे रोड में पानी है, लेकिन आप जो ही उसके करीब में जाइएगा तो वहाँ पे आपको पानी नहीं दिखता है। इसी को मृग मरीचिका कहा जाता है। और ये घटना आपका किस कारण से होता है? तो ये आपका होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किस कारण प्रिय छात्रों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना पर यह आधारित है आपका। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। और आपका वैतीकरण जो घटना है इस पर आपका आधारित क्या है? जो आप देखते हैं ना, जो जिस पानी में वो क्या उसको बोलते हैं? झाग, यानी झाग जो होता है उसमें जो उसका रंग कैसा होता है? आपको रंगीन दिखता है। कैसा दिखता है? रंगीन दिखता है, रंगीन। वो आपका किसकी वजह से? प्रकाश के वैतीकरण की वजह से। या फिर पानी में जो तेल आ जाता है ना, तेल, पानी में अगर आप तेल मिला देते हैं तो वो आपका कैसा दिखता है? वो आपका रंगीन दिखता है। कैसा? रंगीन दिखता है। वो किसकी वजह से? आपका वही प्रकाश के वैतीकरण की वजह से। और आप देखें पहले के ज़माने में ना टीवी LCD हुआ करता था, उसमें कैसेट जिसको DVD बोला जाता है, DVD वो हुआ करता था। और उस DVD को आप देखिएगा, कैसेट को देखिएगा तो वो भी कैसा चमकता है। तो किस घटना के कारण? तो ये भी वैतीकरण के कारण ही होता है प्रिय छात्रों। चलते हैं इसके बाद बाकी अपवर्तन तो आप लोग जानते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण बहुत सारा घटना होता है। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 20 के बाद चलते हैं 21वां प्रश्न में। देखिए 21वां प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है
कि उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। बताइए किस बल के कारण पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? क्या आपका धक्का के कारण हो जाएगा, या गुरुत्वाकर्षण के कारण हो जाएगा, या घर्षण बल, या फिर प्रतिरोध? आप लोग बताइए प्रिय छात्रों, बहुत आसान सा प्रश्न था। तो आप सबको पता है कि देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जिसके कारण क्या करता है, पृथ्वी सारी चीज़ों को ना अपनी ओर खींचता है। और आप लोग को ये बता दें कि जो कैपिटल जी है इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। इसका मान कितना हो जाता है आप लोग फटाफट बताइए। 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर ये हो जाता है। और आप लोग ये भी बता दीजिए कि ये जी जो है इसका मान किसने दिया मेरे छात्रों? कैवेंडिश। इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बस इतना बता दीजिए जो छोटका वाला जी है ना इसका मान कितना होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए इसके बाद चलते हैं 21 के बाद चलते हैं 22वां प्रश्न में। देखिए 22वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। किसी आदमी को दूरदृष्टि दोष है, ठीक है, तो वो किसको साफ साफ देख पाएगा? बस इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जिसको ना जैसा रोग है वो वैसे चीज़ को देख पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को दूरदृष्टि दोष है तो वो दूर की वस्तुओं को देख पाएगा, अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु को देख पाएगा। बस इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। तो देखिए दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, तो किसको साफ साफ देख पाएगा? वो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाएगा। उसके बाद क्या, बड़ी वस्तुओं को या निकट की वस्तुओं को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या जवाब हो जाएगा मेरे छात्रों? यानी दूर की वस्तुओं को वो साफ साफ देख पाएगा। अगर ये पे पूछ देता कि निकट दृष्टि दोष, तब क्या आंसर हो जाता है इस सवाल का? तब सी हो जाता। फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे छात्रों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते 22 के बाद चलते 23वां प्रश्न में। देखिए 23वां प्रश्न आपका क्या है कि समीकरण H2 + O2 मिलकर क्या बना? H2O। एक अभिक्रिया है, तो कैसा अभिक्रिया है? देखिए आपका देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, मतलब ये दोनों आपस में जुट करके एक यौगिक का निर्माण किया, यानी जुड़ रहा है। तो आप सबको पता है कि जुड़ना क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे छात्रों? ये जुड़ करके जो एक आपका नया प्रतिफल निकालता है, एक नया प्रोडक्ट निकल के आता है, इसको क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अगर यहीं पर क्या होता है, यही रिएक्शन अगर उल्टा हो जाता, आपका H2O टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता, तब आपका क्या हो जाता? वियोजन हो जाता। क्या होता है मेरे छात्रों? वियोजन हो जाता। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसमें अपक्षेप बनता है उसको बोलते हैं अपक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं, और उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको बोलते हैं? जब आपका अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करके क्या बनाता है? लवण बनाता है। अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करके जब लवण बनाता है मेरे छात्रों, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। इन सभी बातों को भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। बताइए और कोई बात आपके यहाँ से छूट रहा है? अगर किसी भी तरह का ऐसे सवाल पूछ दे कि आप छोड़ के आइएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ना है मेरे छात्रों। चलते 23 के बाद चलते 24वां प्रश्न में। देखिए 24वां प्रश्न हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को समझा सके। देखिए 24वां प्रश्न क्या है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? बताइए क्या तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक को नेफ्रॉन कहते हैं, या फिर न्यूरॉन कहते हैं, या सेरिब्रम कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। तो प्रिय छात्रों आप सबको पता है कि जैसे यहाँ पे नेफ्रॉन जो है ये आपका क्या हो जाएगा? आपका नेफ्रॉन किसका हो जाएगा? ये नेफ्रॉन आपका गुर्दे का हो जाता है। किसका होता है? गुर्दे का, मतलब किडनी का हो जाता है। ये रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हो जाता है। उसके बाद आप देखिए सेरिब्रम जो है ये किसका भाग है? आपका ये आपका ब्रेन यानी दिमाग का भाग है। और यही जो आपका सेरिब्रम है ये दिमाग का सबसे बड़ा भाग है, और इसी में आपका जो भी आप सोचते हैं, जो भी समझते हैं, आप पढ़ते हैं, जो आपको याद रहता है, ये सभी चीज़ें आपका कहाँ पे रहता है? सेरिब्रम में रहता है। इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई उसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे छात्रों? न्यूरॉन बोलते हैं। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। चलते 24 के बाद चलते 25वां प्रश्न में। 25वां प्रश्न पूछ रहा है आप लोगों को, थोड़ा रुकिएगा। 25वां प्रश्न कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? देखिए आप एक खाद्य श्रृंखला बना लीजिए इस तरह से, एक आप खाद्य श्रृंखला बना लीजिए, उसके बाद आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये हो गया आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब आपको बोला है कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे में बोला है ना कि तीसरे पोषी स्तर पर कौन रहता है? तो यहाँ पे जो आपका यानी पेड़ पौधा रहता है, पेड़ पौधा यानी जो आपका जिसको उत्पादक बोला जाता है, यानी ये 100 पोषी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 100 पोषी, ठीक है। उसके इसको जो खाएगा, पेड़ पौधे को जो खाएगा, उसको क्या बोलते हैं? शाकाहारी। उसको क्या बोलते हैं मेरे छात्रों? शाकाहारी। अब पेड़ पौधे को खाने वाले को, इस शाकाहारी को जो खाएगा तो वो कैसा होगा? वो तो मांसाहारी ना होगा। और मांसाहारी ऑप्शन कहाँ है? तो मांसाहारी ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी में है मेरे छात्रों। किसमें है? बी में है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह से आप लोग समझते चलिएगा। चलते 25 के बाद 26वां प्रश्न में चलते हैं। देखिए 26वां प्रश्न आपका क्या बोल रहा है
कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलेगा? क्या आपका खनिज यौगिक में, या फिर खनिज मिश्रण में, या फिर प्राकृतिक तत्वों में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका जो यौगिक होता है ना, जैसे आपका मान लिए क्या है H2O एक यौगिक है, H2O क्या आपका एक यौगिक है। तो इस यौगिक में आप देखिएगा तो आपका हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। क्या दोनों सेम है? नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन होगा नहीं। आपका मिश्रण भी जो होता है, ये मिश्रण बहुत सारी चीज़ों का मिला, जैसे वायु की आपका मिश्रण है तो उसमें आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बहुत सारा गैस मिला रहता है, तो वो भी आपका उसमें एक प्रकार का परमाणु नहीं पाया जाएगा। लेकिन जो आपका प्राकृतिक तत्व है प्रिय छात्रों, प्राकृतिक तत्व, इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक ही प्रकार का परमाणु मौजूद रहता है, एक ही प्रकार का परमाणु। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में फटाफट। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, 27वां प्रश्न है आपका कि आपको कभी डायनामो भी पूछ देगा, यानी तो आपको कभी मोटर पूछ देगा। बोला कि डायनामो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए आप सबको पता है कि डायनामो क्या करता है आपका, तो प्रिय छात्रों आपका डायनामो जो है वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये सवाल पूछ देता कि मोटर क्या करता है, मोटर आपका किसमें बदलता है, तो उसका क्या जवाब हो जाता? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर चलते हैं इसके बाद 27 के बाद चलते हैं 28वां प्रश्न में। 28वां प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, थोड़ा बड़ा है लेकिन उसको आप लोग आराम से पढ़िए। क्या बोल रहा है कि जब एक बस अचानक शुरू होती है, ठीक बात है, तो यात्री पीछे की ओर धकेले जाने का अनुभव करता है। ये निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? देखिए जब आप कहीं सफ़र करते हैं, बस रुकी हुई रहती है, उसके बाद क्या होता है, जब बस अचानक चलने लगती है, फिर ट्रेन अचानक चलने लगती है, तब क्या होता है, आप ना अचानक पीछे की ओर चले आते हैं। किधर जाते हैं प्रिय छात्रों? पीछे की ओर चले आते हैं। आपको ऐसा फील होता है, तो वो न्यूटन साहब के किस गति के नियम के आधार पर? क्या आपका न्यूटन का पहला नियम के आधार पर, या फिर न्यूटन का दूसरा गति के नियम के आधार पर, या फिर न्यूटन साहब का तीसरा गति के नियम के आधार पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताइए। तो देखिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्या, न्यूटन साहब जो है उन्होंने जो अपना गति का पहला नियम दिया था, जिसको जड़त्व का भी नियम बोला जाता है, उसी नियम के आधार पर क्या होता है, आपको पीछे होने का एहसास होता है। या फिर कभी ब्रेक लग जाता है तो आप आगे चले जाते हैं, तो आपको जो आगे लगने का एहसास होता है, ये सब किस वजह से प्रिय छात्रों? ये आपका न्यूटन साहब का पहला गति नियम के आधार पर। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आप लोग बस कमेंट बॉक्स में प्यारा सा इतना बता दीजिए कि न्यूटन साहब का जो बल का जो नियम आया था, वो न्यूटन साहब की गति के किस नियम से आया था, इसको आप लोग प्यार से बता दीजिए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न में। आप लोग इसी तरह से बने रहे हमारे साथ, और मात्र 2 सवाल है। देखिए क्या है कि ओडोमीटर ऑटोमोबाइल में डेस, यहाँ पे खाली जगह है, को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। देखिए ओडोमीटर जो होता है ऑटोमोबाइल में, वो जो गाड़ियों में जो ओडोमीटर का इस्तेमाल होता है, वो किसको मापने के लिए इस्तेमाल उसका किया जाता है? क्या गति को मापने के लिए, या फिर गंध को मापने के लिए, या फिर दिशा को मापने के लिए, या दूरी को मापने के लिए? फटाफट आप लोग बताइए। तो प्रिय छात्रों आप सबको पता है कि किसको मापने के लिए आपका हो जाएगा, वो आपका दूरी को मापने के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूरी को मापने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? ओडोमीटर का इस्तेमाल होता है। किसका? ओडोमीटर का। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर गति को बोलेगा, गति को मापने के लिए क्या होता है प्रिय छात्रों? तो हो जाता है स्पीडोमीटर। क्या होता है? स्पीडोमीटर का इस्तेमाल किसमें होता है? गति को मापने के लिए होता है। चलते हैं इसके बाद आखिरी प्रश्न में आज के सेशन का। 30वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम है? निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम है? क्या एक परमाणु का, या फिर एक अणु यानी एक अणु का, या फिर ₹1 के एक सिक्के का, या फिर क्रिकेट के एक गेंद का? तो आप लोग जवाब दीजिए इस सवाल का कि किसका जड़त्व अधिक होगा। तो देखिए जड़त्व ना प्रिय छात्रों, इस बात को आप लोग बस ध्यान रखिएगा, वो जड़त्व किस पे डिपेंड करता है? वस्तु के भार पे डिपेंड करता है, यानी वस्तु के द्रव्यमान पे क्या डिपेंड करता है? जड़त्व डिपेंड करता है। अब बताइए किसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, एक परमाणु का, या फिर एक अणु का, या फिर एक सिक्के का, या फिर एक गेंद का? तो इन चारों ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तो जो एक गेंद होता है, क्रिकेट की गेंद, इसका द्रव्यमान क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो आपको पता है कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व क्या होगा? अधिकतम होगा प्रिय छात्रों। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग का कितना प्रश्न? 30 प्रश्न था। आप लोग बताइए 30 प्रश्नों में से आप लोगों से कितना प्रश्न का हल हो पाया, और ये भी बताइए कि आप लोग को आज का सेशन कैसा लगा प्रिय छात्रों। अगर अच्छा लगा तो वो भी बताएं, या फिर अगर कुछ और सुधारने की जरूरत है तो वो भी बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और मेहनत करते रहें। हर हाल में हम लोगों को क्या करना है? सरकारी कॉलेज में एक सीट लेके छोड़ना है प्रिय छात्रों। जब तक के लिए